नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में जरा गहरे उतरेंगे। एक ऐसे साल पर जो सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक एक तूफान था। 1857 का विद्रोह। जी। पहली क्यों बुझ गई और अपने पीछे क्या निशान छोड़ गई। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल। और देखिए 1857 को महज एक सैनिक बगावत समझना थोड़ी भूल होगी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग 100 साल के राज के खिलाफ पहला बड़ा संगठित धक्का था। हाँ, इसे अक्सर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है और इसने यकीनन आने वाले आजादी के आंदोलनों के लिए क्या कहते हैं जमीन तैयार की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 100 साल से चल रहा ये कंपनी राज अचानक इतना क्यों हिल गया। स्रोत इशारा करते हैं कि ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि सालों का गुस्सा, नाइंसाफी और शायद डर वो जमा हो रहा था, है ना। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक, हर मोर्चे पर कुछ न कुछ सुलग रहा था। हाँ हाँ, और ये सारी वजह आप देखेंगे आपस में बुरी तरह उलझी हुई थी। सोचिए लॉर्ड डलहौजी की वो हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहते हैं, उससे रजवाड़ों में कैसा डर फैला दिया होगा। हाँ, वो नीति जिसके तहत अगर राजा का अपना बेटा नहीं बिल्कुल, तो वो गोद नहीं ले सकता और उसका राज सीधे कंपनी के कब्जे में चला जाएगा। और इसी के तहत सतारा, नागपुर और सबसे ज्यादा जिसका जिक्र होता है झांसी जैसे कई राज्य हड़प लिए गए। रानी लक्ष्मीबाई का मामला तो आज भी हाँ बिल्कुल, लोगों को याद है। राजाओं और नवाबों को लग रहा था कि उनकी सत्ता और उनका सम्मान दोनों ही खतरे में है। और ये सिर्फ डलहौजी की बात नहीं थी, उससे पहले भी कुछ चल रहा था। हाँ, उससे पहले वेलेस्ली की सहायक संधि थी, सब्सिडरी अलायंस। उसने भी राज्यों को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया था। नाम की सुरक्षा मिलती थी पर बदले में उनकी आजादी छिन रही थी। अच्छा। फिर 1856 में अवध को देखिए, उसे तो कुशासन यानी मिस गवर्नेंस, ठीक से राज न चलाने का बहाना बनाकर हड़प लिया गया। नवाब वाजिद अली शाह को निकाल दिया। और अवध तो सिपाहियों का गढ़ था, सुना है। बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी की बंगाल आर्मी में बहुत बड़ी संख्या अवध के सिपाहियों की थी, तो वहां जबरदस्त नाराजगी फैली। और दिल्ली में जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी क्या स्थिति थी। वो तो बस नाम के बादशाह रह गए थे। अंग्रेजों ने उन्हें बेइज्जत किया, पेंशन कम करने की बातें हुई, यहां तक कह दिया लॉर्ड कैनिंग ने कि भाई इनके बाद कोई बादशाह नहीं कहलाएगा और लाल किला भी खाली करना होगा। ओह। और उधर नाना साहब, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, उनकी पेंशन भी बंद कर दी गई। तो ये सब राजनीतिक अपमान और असुरक्षा की परतें थीं जो एक के ऊपर एक जमा हो रही थीं। ये तो हुई राजे रजवाड़ों और नवाबों की बात। लेकिन आम आदमी, किसान, कारीगर, उनकी दुनिया में क्या चल रहा था। जाहिर है पैसा, रोजी रोटी भी एक बड़ा मुद्दा रहा होगा। बहुत बड़ा मुद्दा। कंपनी की जो लगान नीतियां थीं, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी हो या महालवाड़ी, वो किसानों की कमर तोड़ रही थी। टैक्स बहुत ज्यादा था। टैक्स बहुत ज्यादा था और वसूली बड़ी सख्ती से होती थी। दूसरी तरफ इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई, वहां मशीनों से सस्ता कपड़ा बनने लगा। वो कपड़ा भारत के बाजारों में भर दिया गया। अच्छा। नतीजा, हमारे बुनकर, हमारे कारीगर, खासकर सूती कपड़े वाले, वो बेरोजगार हो गए। भारत का जो सदियों पुराना कपड़ा उद्योग था, वो तबाह होने लगा। तो मतलब एक तरफ तो खेती मुश्किल हो गई, दूसरी तरफ दस्तकारी भी चौपट हो गई, और क्या जमीनें भी छीनी जा रही थी। हाँ, इनामी कमीशन जैसी चीजें थीं। बंबई प्रेसिडेंसी में ही कहते हैं करीब 20,000 जागीरें जब्त कर ली गईं। जमींदार अपनी जमीनें खो रहे थे। किसानों को अपनी मर्जी की फसल उगाने के बजाय नील या अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने पर मजबूर किया जाता था, क्योंकि वो अंग्रेजों के फायदे की थी। तो कुल मिलाकर ये जो आर्थिक शोषण था, इसने आम लोगों को बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया था। और समाज में क्या लोगों को अपने धर्म और रीति रिवाजों पर भी खतरा महसूस हो रहा था। बिल्कुल। एक तो अंग्रेजों का व्यवहार अक्सर नस्ल भेदी होता था। वो खुद को भारतीयों से सुपीरियर समझते थे। इसके साथ ही उन्होंने कुछ सामाजिक सुधार किए, जैसे सती प्रथा बंद करना, विधवा पुनर्विवाह का कानून लाना। हाँ, जो वैसे तो अच्छे कदम थे। इरादे शायद नेक हों, लेकिन जिस तरह से उन्हें लागू किया गया और जिस तेजी से किया गया, उससे कई रूढ़िवादी भारतीयों को लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनके धर्म और समाज में दखल दे रहे हैं। अच्छा। फिर ईसाई मिशनरियों को धर्म बदलने की खुली छूट मिल गई थी। स्कूलों में बाइबल अनिवार्य कर दी गई। हिंदू मुस्लिम धर्मों की आलोचना की जाने लगी। यहाँ तक कि जो नई तकनीकें आ रही थीं, जैसे रेल और टेलीग्राफ, हाँ, उन्हें भी शक की नजर से देखा गया। हाँ,
उन्हें भी शक की नजर से देखा गया कि ये जात पात और धर्म भ्रष्ट करने की अंग्रेजों की कोई साजिश है। तो जाहिर है जो सिपाही थे वो भी तो इसी समाज से आते थे। हाँ, उनके मन में भी ये सब बातें घर कर रही होंगी। यकीनन भारतीय सिपाहियों के साथ फौज में भेदभाव तो था ही। कम तनख्वाह, प्रमोशन के मौके लगभग न के बराबर। मतलब सूबेदार से ऊपर जाना बहुत मुश्किल था। नस्लीय टिप्पणियां सुनना पड़ता था। ऊपर से 1856 में एक नया कानून आया, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इसने सिपाहियों को मजबूर किया कि अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें समुद्र पार भी लड़ने जाना पड़ सकता है। और उस जमाने में समुद्र यात्रा को धर्म के खिलाफ मानते थे। हाँ, बहुत से हिंदू मानते थे कि समुद्र पार करने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ी नाराजगी की वजह बनी। और फिर आई वो एक चिंगारी जिसने इस सारे बारूद में आग लगा दी, वो चर्बी वाले कारतूस। बिल्कुल, वो थे तात्कालिक कारण, एकदम इमीडिएट कॉज। नई एनफील्ड राइफल आई थी और उसके कारतूसों को लोड करने से पहले दांत से काटना पड़ता था। हाँ। और अफवाह तेजी से फैली कि इन कारतूसों पर जो ग्रीस लगी है वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। ओह, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए? दोनों के लिए। ये उनकी धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला था। बस यहीं से सिपाहियों का सब्र का बांध टूट गया। तो ये कारतूस वो आखिरी तिनका साबित हुए। इसकी पहली गूंज कहाँ सुनाई दी? मंगल पांडे का नाम तो सब जानते हैं। हाँ, पहली जो बड़ी घटना हुई वो बंगाल के बैरकपुर में हुई 29 मार्च 1857 को। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। उन्होंने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया और गुस्से में अपने अंग्रेज अफसरों पर हमला भी कर दिया। अच्छा। हाँ। उन्हें फिर पकड़ लिया गया। हाँ। और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने माहौल को और गर्मा दिया, जाहिर है। लेकिन जो असली धमाका हुआ वो तो शायद मेरठ से हुआ। सही कहा। मंगल पांडे की फांसी के करीब 1 महीने बाद 9 मई 1857 को मेरठ में 85 सिपाहियों ने परेड के दौरान उन कारतूसों को छूने से भी इनकार कर दिया। अच्छा, 85 सिपाहियों? हाँ, और उन्हें सरेआम बेइज्जत करके वर्दियां उतरवाकर लंबी सजा सुनाई गई और जेल में डाल दिया गया। अगले ही दिन 10 मई को मेरठ छावनी के बाकी सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने जेल तोड़कर अपने साथियों को छुड़ाया। जो भी अंग्रेज अफसर सामने आए उन्हें मार डाला और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए वो दिल्ली की तरफ बढ़ गए। और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने क्या किया? वहां तो बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। हाँ, वो सीधे लाल किले पहुंचे बहादुर शाह जफर के पास और उन्हें अपना नेता शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। अब जफर तो बूढ़े थे और शायद हिचकिचा भी रहे थे, लेकिन सिपाहियों का इतना दबाव था कि उन्हें नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा। दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो जाना ये एक बहुत बड़ी सांकेतिक जीत थी। इसने पूरे उत्तर भारत में संदेश भेज दिया कि हाँ, कंपनी राज को चुनौती दी जा सकती है। दिल्ली में फिर असली कमान किसके हाथ में थी? असल मिलिट्री कमांड जो थी वो जनरल बख्त खान के हाथों में थी, जो बरेली से अपनी फौज लेकर दिल्ली आए थे। और फिर तो ये आग तेजी से फैली होगी। कौन कौन से बड़े केंद्र बने इस विद्रोह के? आग वाकई जंगल की तरफ फैली। कानपुर में नाना साहिब थे, उनके साथ उनके बहुत बहादुर सेनापति तांत्या टोपे और सलाहकार अजीमुल्ला खान थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला, अपने छोटे बेटे बिरजिस कद्र को नवाब घोषित कर दिया और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। हाँ, बेगम हजरत महल का नाम बहुत आता है। बहुत। फिर बरेली में खान बहादुर खान थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी तो खैर कौन नहीं जानता। बिहार में आरा के जमींदार थे वीर कुंवर सिंह। 80 साल की उम्र में भी उन्होंने गजब का शौर्य दिखाया। 80 साल? हाँ। फिर फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, जिन्हें डंका शाह भी कहते थे, और इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली। ये कुछ बड़े नाम थे। अवध तो जैसे विद्रोह का दिल बन गया था। इतने बड़े पैमाने पर विद्रोह अंग्रेजों ने इसे कैसे झेला? मतलब वो चुप तो नहीं बैठे होंगे? बिल्कुल नहीं। शुरू में वो थोड़े हैरान जरूर हुए, थोड़ा अनप्रिपेयर्ड थे शायद, लेकिन उनके पास संसाधन थे, संगठन था और सबसे बड़ी बात संचार के बेहतर साधन थे, जैसे टेलीग्राफ। हाँ, टेलीग्राफ से खबरें जल्दी पहुंच जाती होंगी। बहुत जल्दी। तो वो जल्दी संभल गए और उन्होंने पूरी ताकत से विद्रोह को कुचलना शुरू कर दिया। पंजाब से सिख रेजिमेंट बुलाई गई, गोरखा रेजिमेंट बुलाई गई, इंग्लैंड से और फौजें आईं और कई क्रूर और काबिल अंग्रेज कमांडर मैदान में उतारे गए। कौन थे ये प्रमुख अंग्रेज अफसर जिन्होंने विद्रोह को दबाया? दिल्ली को वापस जीतने में जॉन निकलसन की बड़ी भूमिका थी, हालांकि वो उसी लड़ाई में मारे गए। फिर कॉलिन कैंपबेल थे, जिन्होंने कानपुर, लखनऊ, बरेली इन सब जगहों पर विद्रोह को दबाने में मुख्य भूमिका निभाई।
ह्यूरोज का सामना झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई से हुआ। हाँ, ह्यूरोज का नाम रानी लक्ष्मीबाई के साथ जुड़ा है। बिल्कुल। कर्नल नील ने इलाहाबाद और बनारस में बहुत सख्ती और क्रूरता दिखाई। बिहार में विलियम टेलर थे जिन्होंने कुंवर सिंह का सामना किया। और हमारे भारतीय नेताओं का अंजाम क्या हुआ? रानी लक्ष्मीबाई की कहानी तो बहुत दुखद और वीरता भरी है। रानी लक्ष्मीबाई आखिरी दम तक लड़ी, अद्भुत वीरता दिखाई। लेकिन जून 1858 में ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुई। कहते हैं ह्यूरोज ने भी उनके बहादुरी की तारीफ की थी। और बाकी? बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून यानी बर्मा निर्वासित कर दिया गया। वहीं उनकी मौत हुई। उनके बेटों को दिल्ली में मेजर हडसन ने गोली मार दी। नाना साहेब और बेगम हजरत महल बचकर नेपाल चले गए। और तात्या टोपे, वो तो काफी समय तक अंग्रेजों को छकाते रहे। हाँ, तात्या टोपे, असली नाम रामचंद्र पांडुरंग। उन्होंने लंबे समय तक, करीब 1 साल तक अंग्रेजों को खूब छकाया। गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, मध्य भारत और राजपूताना के जंगलों में घूमते रहे। लेकिन पकड़े गए आखिर में। हाँ, आखिरकार अप्रैल 1859 में उनके एक दोस्त नरवर के राजा मान सिंह ने धोखा दिया। उनके धोखे से वो पकड़े गए और उन्हें शिवपुरी, मध्य प्रदेश में फांसी दे दी गई। ओह! वीर कुंवर सिंह भी लड़ाई में बुरी तरह घायल हो गए थे और अप्रैल 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह का दमन बहुत बेरहमी से किया गया। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर में हजारों लोगों को मारा गया, सजाएं दी गईं। इतनी बहादुरी, इतना बड़ा फैलाव, मतलब उत्तर और मध्य भारत का बड़ा हिस्सा इसमें शामिल था। फिर भी ये विद्रोह कामयाब क्यों नहीं हो पाया? कहाँ कमी रह गई? क्या वजहें थीं असफलता की? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसके पीछे कोई एक वजह नहीं बल्कि कई वजहें थीं जिन पर हमारे स्रोत भी रोशनी डालते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी वजह थी विद्रोह का सीमित दायरा। सीमित दायरा मतलब ये कि विद्रोह मुख्य तौर पर उत्तर और मध्य भारत में ही केंद्रित रहा। दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत जैसे बंबई, गुजरात, बंगाल, पंजाब जैसे बड़े इलाके या तो इससे पूरी तरह अछूते रहे या फिर वहां अंग्रेजों का नियंत्रण बना रहा। और रजवाड़े? हाँ, कई बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद के निजाम, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, पटियाला, नाभा, जींद के सिख शासक, इन सब ने ना सिर्फ विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया बल्कि अंग्रेजों की मदद की। लॉर्ड कैनिंग ने बाद में कहा भी था कि इन रियासतों ने तूफान में तरंग-रोधक का काम किया। अच्छा, और नेतृत्व के स्तर पर क्या कमी थी? इतने सारे नेता थे फिर भी। यही दूसरी बड़ी कमी थी, केंद्रीय नेतृत्व और तालमेल का अभाव। देखिए, हर इलाके का अपना नेता था, अपने स्थानीय मुद्दे भी थे। नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल सब बहादुर थे, इसमें कोई शक नहीं। पर कोई एक ऐसी केंद्रीय शक्ति नहीं थी, कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं था जो सबको एक साथ एक साझा योजना के तहत चला सके। हाँ, दिल्ली में बादशाह को नेता तो बनाया था, पर वो ज्यादातर नाम मात्र के नेता थे। असली ताकत बिखरी हुई थी। विभिन्न केंद्रों के बीच आपसी संपर्क और कोऑर्डिनेशन की भारी कमी थी। सब अपने अपने ढंग से लड़ रहे थे। और हथियारों और पैसों का अंतर भी तो रहा होगा। बिल्कुल, संसाधनों का भारी अंतर, ये तीसरी बड़ी वजह। विद्रोहियों के पास ज्यादातर पारंपरिक हथियार थे, तलवारें, भाले, पुरानी बंदूकें। उनके पास ना तो पर्याप्त पैसा था, ना आधुनिक हथियार। जबकि अंग्रेजों के पास नई एनफील्ड राइफल थी, बेहतर तोपें थीं, एक संगठित फौज थी और सबसे बड़ी बात, रेलवे और टेलीग्राफ जैसी सुविधाएं थीं। हाँ, जिससे वो तेजी से सेना और रसद एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे। एग्जैक्टली। चौथी वजह, सभी वर्गों का साथ न मिलना। मतलब कौन से वर्ग साथ नहीं आए? भारत का जो नया पढ़ा लिखा मध्य वर्ग उभर रहा था, वकील, डॉक्टर, टीचर, क्लर्क, वो ज्यादातर इस विद्रोह से अलग रहा। उन्हें शायद लगता था कि अंग्रेजी राज में ही स्थिरता और तरक्की है, या वो विद्रोह के तौर तरीकों से सहमत नहीं थे। अच्छा। इसी तरह कई बड़े जमींदार, व्यापारी और साहूकार वर्ग भी या तो अंग्रेजों के पक्ष में थे या तटस्थ रहे। उन्हें डर था कि विद्रोह सफल हुआ तो उनकी संपत्ति और उनका रुतबा छिन जाएगा। तो मतलब मोटे तौर पर कहा जाए तो एकता की कमी, संगठन की कमी, संसाधनों का अभाव और अंग्रेजों की बेहतर संगठित ताकत, इनके आगे ये विद्रोह टिक नहीं पाया। हाँ, संक्षेप में यही मुख्य कारण थे। अंग्रेजों की सेना ज्यादा अनुशासित थी, उनके पास एक स्पष्ट लक्ष्य और रणनीति थी और उन्होंने बड़ी निर्दयता से एक एक करके विद्रोह के सभी केंद्रों को कुचल दिया। हार तो गए, लेकिन क्या ये सब बेकार गया? मतलब क्या 1857 का कोई असर ही नहीं हुआ भारत पर? नहीं, बेकार बिल्कुल नहीं गया।
भले ही विद्रोह अपने फौरी मकसद में नाकाम रहा, लेकिन इसके नतीजे बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा नतीजा तो ये हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। अच्छा, कंपनी राज खत्म, तो फिर शासन कौन करने लगा? 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहते हैं। इसके तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। यानी अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। कंपनी का क्या कहते हैं, बोरिया बिस्तर बन गया। और जो गवर्नर जनरल होता था, उसका क्या हुआ? उसका पदनाम बदलकर वॉयसराय कर दिया गया। वॉयसराय का मतलब होता था रानी का सीधा प्रतिनिधि। लॉर्ड कैनिंग, जो विद्रोह के वक्त गवर्नर जनरल थे, वो भारत के पहले वॉयसराय बने। क्या अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में भी कुछ बदलाव किया? जाहिर है इतना बड़ा झटका लगा था, कुछ तो सीखा होगा। हाँ, डर तो गए थे, इसलिए नीतियों में बदलाव की घोषणा हुई। महारानी विक्टोरिया ने नवंबर 1858 में एक ऐलान किया जिसे क्वींस प्रोक्लेमेशन कहते हैं। इसमें भारतीय राजाओं को भरोसा दिलाया गया कि अब उनके राज्य नहीं हड़पे जाएंगे। वो हड़प नीति खत्म कर दी गई। उनके मान सम्मान और अधिकारों का ख्याल रखा जाएगा। और धर्म के मामले में? हाँ, ये भी कहा गया कि अंग्रेज सरकार भारतीयों के धार्मिक मामलों में दखल नहीं देगी और सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर भर्ती की जाएगी। हालांकि ये वादे ज्यादातर कागज पर ही रहे, अमल में पूरी तरह कभी नहीं आए। और फौज में? क्योंकि विद्रोह तो सिपाहियों ने ही शुरू किया था, वहां क्या बदलाव हुए? वहां बहुत बड़े बदलाव हुए। फौज का नए सिरे से गठन किया गया। अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों पर, खासकर बंगाल आर्मी के सिपाहियों पर, भरोसा पूरी तरह खो दिया था। तो क्या किया उन्होंने? पहला काम तो ये किया कि सेना में अंग्रेज यूरोपीय सैनिकों की संख्या बहुत बढ़ा दी गई और भारतीय सैनिकों का अनुपात घटा दिया गया। पहले ये अनुपात लगभग 1.6 था, अब इसे बंगाल में 1.2 और मद्रास बंबई में 1.3 कर दिया गया। अच्छा। दूसरा, तोपखाना जैसे जितने भी महत्वपूर्ण और संवेदनशील विभाग थे, वो पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण में रखे गए। तीसरा, सिपाहियों की भर्ती की नीति बदली गई। जिन इलाकों से सिपाही विद्रोह में ज्यादा शामिल हुए थे, जैसे अवध, बिहार, मध्य भारत, वहां से भर्ती कम कर दी गई और उनकी जगह गोरखा, सिख, पठान जैसी लड़ाकू कौमों, मार्शल रेस से ज्यादा भर्ती की गई, जिन्होंने विद्रोह दबाने में मदद की थी। यानी फूट डालो और राज करो की नीति और मजबूत हुई। बिल्कुल, सिपाहियों को जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर अलग अलग रेजिमेंटों में बांटा गया ताकि उनमें कभी अखिल भारतीय एकता न पनप सके। ये फूट डालो और राज करो की नीति का सैनिक संस्करण था। और इन सब प्रशासनिक और सैनिक बदलावों के अलावा क्या इसने भारतीयों की सोच पर, उनकी मानसिकता पर कोई असर डाला? हाँ, और शायद ये सबसे अहम और दूरगामी नतीजा था, राष्ट्रवाद की भावना का मजबूत होना। देखिए, भले ही विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अलग अलग इलाकों के लोगों को, अलग अलग वर्गों के लोगों को एक साझा दुश्मन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा किया था। इस साझा संघर्ष की यादें, बलिदान की कहानियां, अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार, इन सब ने भारतीयों के मन में धीरे धीरे एक साझा पहचान, एक कौमी एकता की भावना जगाई। 1857 भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया। लोगों को लगा कि हाँ, हम मिलकर लड़ सकते हैं। यहीं पर एक सवाल आता है जिस पर इतिहासकार आज भी शायद बहस करते हैं कि ये जो 1857 का घटनाक्रम था, इसे क्या कहा जाए? क्या ये सिर्फ सिपाही विद्रोह था, जैसा कि ज्यादातर अंग्रेज इतिहासकार और उस वक्त के लोग कहते थे, या ये वाकई पहला स्वतंत्रता संग्राम था? हाँ, ये 1857 की प्रकृति, नेचर ऑफ द रिवोल्ट को लेकर एक क्लासिक बहस है और इस पर बहुत अलग अलग मत रहे हैं। क्या है वो मुख्य मत? एक नजरिया तो यही है जो ज्यादातर समकालीन अंग्रेज अधिकारियों और इतिहासकारों जैसे जॉन लॉरेंस, सीले का था कि ये मुख्य रूप से सिपाहियों का गुस्सा था जो चर्बी वाले कारतूस की वजह से भड़का, और कुछ हद तक स्थानीय नागरिक भी इसमें शामिल हो गए। सर सैयद अहमद खान ने भी अपनी किताब असबाब बगावत हिंद में इसे मुख्यतः सैनिक विद्रोह ही माना। लेकिन फिर वीडी सावरकर जैसे लोगों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा? बिल्कुल, वीडी सावरकर ने 1909 में अपनी किताब लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, जिसमें उन्होंने इसे भारत का पहला सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा। बाद में कई राष्ट्रवादी इतिहासकारों और नेताओं ने भी इसी विचार को अपनाया। कांग्रेस के इतिहासकार पट्टाभी सीतारमैया ने भी इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा।
पंडित नेहरू ने माना कि ये शुरू भले ही सैनिक विद्रोह की तरह हुआ हो, लेकिन इसने जल्द ही जन विद्रोह और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। दिलचस्प बात यह है कि उस समय ब्रिटेन की संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बेंजामिन डिज़राइली ने भी इसे महज सिपाही विद्रोह मानने से इनकार किया था और इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह, नेशनल रिवॉल्ट कहा था। अच्छा, अंग्रेज नेता ने हाँ, भी। हाँ। दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो इसे ना तो पूरी तरह सैनिक विद्रोह मानते हैं, ना पूरी तरह स्वतंत्रता संग्राम। जैसे बहुत मशहूर इतिहासकार हैं आरसी मजूमदार। हाँ, उनका नाम सुना है। उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। उनका मानना था कि इसमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, ये संगठित नहीं था और इससे पहले भी कई विद्रोह हो चुके थे। और सरकार ने भी किसी को इतिहास लिखने के लिए कहा था। हाँ, भारत सरकार ने एसएन सेन को 1857 का आधिकारिक इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था। उनकी किताब है 1857। उनका मानना था कि जो चीज़ धर्म की लड़ाई के तौर पर शुरू हुई, वो आज़ादी की लड़ाई के तौर पर खत्म हुई। उन्होंने कहा कि ये विद्रोह गर्मी की आंधी की तरह अचानक और अल्पकालिक था। अशोक मेहता ने अपनी किताब द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा दिया। एलिया रीस जैसे कुछ अंग्रेजों ने इसे ईसाइयों के विरुद्ध कट्टर धर्मांधों का युद्ध भी कहा। तो मतलब बहुत अलग अलग व्याख्याएं हैं। आज के दौर में ज्यादातर इतिहासकार क्या मानते हैं? देखिए, आज ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह कहना इसकी व्यापकता को कम करके आंकना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें सिपाहियों के साथ साथ आम लोग, किसान, कारीगर, जमींदार, रजवाड़े भी बड़े पैमाने पर शामिल थे। हाँ, ये बात सही है कि ये पूरे देश में एक समान रूप से नहीं फैला। इसमें एक केंद्रीय नेतृत्व और एक स्पष्ट आधुनिक राष्ट्रीय विचारधारा का शायद अभाव था। लेकिन ये अंग्रेजी राज के खिलाफ पहला इतना व्यापक, इतना हिंसक और इतना महत्वपूर्ण जन प्रतिरोध जरूर था, जिसमें आज़ादी की एक प्रबल इच्छा साफ तौर पर दिखाई देती है। इसे स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा सकता है। तो संक्षेप में देखें तो हमने समझा कि 1857 की जड़ें कितनी गहरी थीं। राजनीतिक नाइंसाफी थी, आर्थिक लूट थी, लोगों को अपने धर्म और समाज पर खतरा महसूस हो रहा था और सैनिकों के मन में भी अपमान और गुस्सा भरा था। ये सब मिलकर एक ऐसा विस्फोटक मिश्रण बन गया कि चर्बी वाले कारतूस की एक चिंगारी ने पूरे उत्तर और मध्य भारत को हिलाकर रख दिया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह जैसे अनगिनत नायकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। हाँ, और भले ही ये विद्रोह फौरी तौर पर सफल नहीं हुआ, अंग्रेजों ने इसे बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन इसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ, ब्रिटिश सरकार को सीधे भारत की कमान संभालनी पड़ी। उन्हें अपनी नीतियों में बदलाव करने पड़े और सबसे बड़ी बात, जैसा हमने कहा, इसने भारतीय दिलों में वो आग जलाई जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। इसने भविष्य की आज़ादी की लड़ाई के लिए जमीन तैयार की और एक कभी न मिटने वाली प्रेरणा छोड़ी। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरा सोचिएगा इस पर। 1857 का संग्राम भले ही अपने तात्कालिक लक्ष्य में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसकी स्मृति, इसकी कहानियाँ, इसकी वीरता की बातें, इसके धोखे की कहानियाँ, इसका दर्द, इसने आने वाली पीढ़ियों को, यानी 1857 से लेकर 1947 तक की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों को और शायद आज भी हमारी सोच को किस तरह से शक्ल दी होगी। और जिस तरह में से अलग अलग नामों से याद करते हैं, कभी गदर, कभी सिपाही विद्रोह, कभी पहला स्वतंत्रता संग्राम, ये अलग अलग नाम हमारी अपनी पहचान और इतिहास को समझने के हमारे नज़रिए के बारे में क्या बताते हैं, इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।